नमस्कार। आज का ये जो हमारा तयशुदा डिस्कशन प्रोग्राम था, पैटर्निटी चैलेंज्ड केसेस को कैसे चैलेंज करना है, ये डिस्कशन हम अभी 1 बजे शुरू करने वाले हैं। और अभी कुछ लाइव पे आने के लिए व्यूअर्स अभी वेट कर रहे होंगे, उसी को देखते हुए हमने अभी 1 मिनट का टाइम और रखा हुआ है। जैसे ही सभी और जुड़ जाते हैं हम ये डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। ये डिस्कशन के दौरान में हमारा एक फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेगा, जिसका नंबर है 9408708055। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 9408708055। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको कहीं पर भी आपको डिस्कशन के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी जैसे जैसे हम ये प्रोग्राम डिस्कशन शुरू करेंगे और सभी लोग ज्वाइन करेंगे, और वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग केस होता है जहाँ पर पैटर्निटी ऑलरेडी चैलेंज्ड है, मतलब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है जिसको हम कंक्लूसिव प्रूफ मानते हैं, और जहाँ पर हम कहते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे के जो जीन्स हैं उसके अंदर में जो एज्यूम्ड फादर हैं, अब इसके अंदर में टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है इस डिस्कशन को अच्छी तरह से समझने के लिए, कि एज्यूम्ड फादर कौन होता है, इसमें एलिज्ड चाइल्ड कौन होता है। इसके अंदर में एज्यूम्ड मदर कह सकते हैं और बायोलॉजिकल मदर कह सकते हैं, ये भी 2 अलग अलग टर्म्स आ सकती हैं। और इसके अंदर में एक फैमिली का कॉन्सेप्ट है जहाँ मदर है, फादर है और चाइल्ड है, और इसके अंदर में बायोलॉजिकल फादर एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो इन सब को पहले हम समझ लें। जैसा कि साइंस के अंदर में, मेडिकल साइंस के अंदर में ये कहा गया है, मैटर्निटी इज़ प्रूवन एंड पैटर्निटी इज़ एज्यूम्ड, यानी कि एक बच्चा, एक चाइल्ड, एक ह्यूमन बीइंग, उसकी माता कौन है ये तो सिद्ध है, प्रकृति ही सिद्ध कर देती है, लेकिन उसका पिता कौन है ये मात्र एक अनुमान है। और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, ये आज की तारीख में जो डीएनए टेस्टिंग होती है जिसके अंदर में पैटर्निटी एज्यूम्ड जो होती है उसको वैलिडेट करते हैं या चैलेंज करते हैं, ये एक एविडेंस बनता है। डीएनए टेस्टिंग आज की तारीख में बहुत ही इस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क में समझने के लिए हमको थोड़ा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड डीएनए टेस्टिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनती है, और सभी सेल्स स्टार्टिंग में जहाँ से बॉडी का स्टार्ट होता है बनना, वो एक सिंगल सेल मदर के गैमेट्स से शुरू होता है, और उसके अंदर में 2 गैमेट्स बहुत ज़रूरी हैं, एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट। दोनों का यूनियन जब हो जाता है उसके बाद में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन शुरू होता है। सबसे पहले उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद में जाइगोट बनता है, और इस तरह से एम्ब्रियोनिक चेन स्टार्ट होती है, और लास्ट में फिर फीटल स्टेज पे, और उसके बाद में बेबी डिलीवरी, एक लाइव बेबी हमारे सामने होता है। तो इसके अंदर में ये मान करके अभी तक हम इन जनरल ये मान करके चलते हैं कि सभी ह्यूमन बॉडी में जो गैमेट्स हैं वो एक मदर के और एक फादर के होंगे, मतलब उनके जो सेल्स हैं बॉडी के वो डिराइव्ड हैं, रिप्रोड्यूस्ड हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर में जो चेंज शुरू होती है म्यूटेशन के बाद में, उसके अंदर में दोनों के डीएनए का प्रेजेंस होता है, और ये एक ग्रॉस लेवल की नॉलेज है। ग्रॉस लेवल का मतलब ये इन जनरल सबको पता है। और जब हम रिसर्च वर्क में आते हैं और रिसर्च गैप जब हम एनालाइज करते हैं, ख़ास तौर से लीगल रिसर्च के अंदर में, तो हमारे को यहाँ पर जो रिसर्च गैप्स हैं इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो जेनेटिक्स के अंदर में है, जो हमारी
मेडिकल साइंस के अंदर में जो रिसर्च गैप हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस जगह पे हम थोड़ा सा एक और टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल का मतलब ये है कि अगर हम आसमान को देखें और रिसर्च करें लाइफ के बारे में, तो इन जनरल अभी तक अंतरिक्ष के किसी भी कोने में हम हों और अगर हम अंतरिक्ष को, यूनिवर्स को सर्च करें, तो हम ये कह सकते हैं 99.99 10 टू दी पावर, आप 99 लगा लो, उसके आगे 9 लगा लो, कितना भी लगा लो, आप ये कह सकते हो कि देर इज़ नो एविडेंस ऑफ लाइफ। जब तक कि हमारा देखने का फोकस वन एंड ओनली द अर्थ, जिस पे अभी हम हैं, उस प्लेनेट को जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक हम यूनिवर्स के अंदर में लाइफ की प्रेजेंस को कंक्लूड नहीं कर सकते। और यही फ़र्क होता है जनरल और पर्टिकुलर। इन जनरल ये मानना कि अगर किसी बच्चे के पैटर्निटी टेस्ट के अंदर में, डीएनए टेस्ट के अंदर में, फादर की जो चेन है डीएनए की, जो अज्यूम्ड फादर है, उनके डीएनए और जो एलिज्ड चाइल्ड है उनके डीएनए में रिलेशनशिप नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप का मतलब ये है एज्यूम्ड फादर के डीएनए की कोई भी चेन आपको एलिज्ड चाइल्ड में नहीं मिल रही है, तो ये कंक्लूड कर लेना वहाँ पर कि इन दोनों के बीच में कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिज्ड चाइल्ड है, इनकी पैटर्निटी चैलेंज्ड है। जो एज्यूम्ड फादर है वो पैटर्नल रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए देयर मस्ट बी सम अदर पर्सन एज ए बायोलॉजिकल फादर। ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। और ये कंक्लूजन लगभग उसी तरह का है जैसे हम पूरे यूनिवर्स में देखें, अर्थ को ना देखें, और लाइफ के बारे में कंक्लूड कर लें कि लाइफ तो एग्जिस्ट करती नहीं है यूनिवर्स के अंदर पे, क्योंकि कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन जब तक हम फोकस नहीं करेंगे पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर में, तब तक हम लाइफ को कंक्लूड नहीं कर सकते, उस रिज़ल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे को जब ये पैटर्निटी चैलेंज हो जाती है, तो उसके अंदर में सबसे पहले जानना ज़रूरी है मैटर्निटी प्रूवन है या नहीं है। पहला स्टेप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट जो हुआ है, नॉर्मली जो होते हैं टेस्ट, वो मदरलेस डीएनए टेस्ट होते हैं। अगर वो मदरलेस डीएनए टेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो मदर को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मदर है, हो सकता है कि पैटर्निटी चैलेंज केस के अंदर में वो अज्यूम्ड मदर बायोलॉजिकल मदर ना भी हो। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब कि वो जो एलिज्ड चाइल्ड है, दैट इज़ ए चाइल्ड ऑफ सम अदर कपल। वो वहाँ मदर भी डिफरेंट हो सकती है, फादर भी डिफरेंट हो सकता है। और ऐसा पॉसिबिलिटी कई जगह पे हम फिल्मों में या सीरियल्स के अंदर में इसको देख चुके हैं, कैसे ये पॉसिबिलिटी बनती है। एक अलग लीगल रिसर्च का क्राइटेरिया उसमें आएगा जब हम पर्टिकुलर केस स्टडी करेंगे, तो केस की डिटेल्स उसके अंदर में बताएंगे कि हो सकता है कि मदर का भी उसमें चैलेंज हो और ये उनको पता भी ना हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है। आज की तारीख में ये बहुत कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो पहला जो हमारे को सबसे पहले देखना है कि टेस्ट मदरलेस था या ट्रायो था। मदरलेस डीएनए टेस्ट के अंदर में सैंपल सिर्फ एज्यूम्ड फादर के और एलिज्ड चाइल्ड के लिए जाते हैं, और उसके अंदर में मदर के सैंपल्स नहीं लिए जाते हैं। और जहाँ पर ट्रायो डीएनए टेस्ट होता है वहाँ पर मदर का भी लिया जाता है, फादर का भी लिया जाता है और बच्चे का भी लिया जाता है जहाँ पर डिस्प्यूट है। और ऐसे केस के अंदर में एक और पॉसिबिलिटी बनती है, मदर के डीएनए मैच हो गए, मतलब वो प्रूवन है कि बायोलॉजिकल मदर है। अब पैटर्निटी चैलेंज इसलिए है क्योंकि फादर के डीएनए मैच नहीं हो रहे। उसके अंदर में डीएनए टेस्ट के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में, ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, कभी भी नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस की पॉसिबिलिटी को एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। डिक्लेयर करने से पहले हर एक डीएनए लैब टेस्ट टेक्नीशियन का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो पहले ये चेक कर ले, सैंपल को चेंज करके देख ले। जहाँ पर इस तरह का टेस्ट सेटअप कैसा होता है आप ये समझ लीजिए। एक तरफ मदर के जीन्स हैं,
एक तरफ फादर के हैं, और थर्ड जो पॉइंट है वो है एलिज्ड चाइल्ड का। तो अगर रिवर्स करके देख लें, मतलब मदर का जो है वो मदर की तरफ भी रहे सैंपल, फादर की जगह पे भी मदर का रहे, और उसके बाद में फिर बच्चे को चेक करें, हो सकता है उसको जो पैटर्नल जो चेन मिली हो वो मदर से मिली हो। और ये पेपर जो है 1995 में पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर में एक बच्चे का जिसका नाम FD है, मैं इस अभी जो डिस्कशन है उसके अंदर मैं कमेंट्स के अंदर मैं उसको शेयर भी किया हूँ, आप उस रिसर्च पेपर को पढ़ भी सकते हैं। उस बच्चे की ब्लड के अंदर में फादर के जीन्स नहीं है, स्किन में है फादर के जीन्स, लेकिन ब्लड में नहीं है। अब आपने अगर टेस्ट ब्लड से किया हो तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा पैटर्निटी पे, उसके लिए सेकेंडरी टेस्ट ज़रूरी है, स्किन पे दिखना ज़रूरी है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मदरलेस DNA टेस्ट हो सकता है, ट्रायो नहीं हुआ होगा, हो सकता है सिर्फ ब्लड सैंपल से हुआ होगा, अदर सैंपल्स बायोलॉजिकल सैंपल से नहीं हुआ होगा। इस केस के अंदर में हमको चैलेंज करने के लिए ये ग्राउंड्स पहले देखना ज़रूरी है, किस कंडीशन में DNA टेस्ट चैलेंज हुआ है, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को DNA टेस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर बच्चे के 100% जीन्स मदर से मैच होते हैं, उसके अंदर में उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, इसको एक्सप्लेन किया था डेविड प्राट महोदय जी ने 2002 के अंदर में। और उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग जनरल जो सोचते हैं पहले कि मैमल्स के अंदर में जो वर्जिन बर्थ्स नहीं होते हैं वो आइस ब्रेकिंग हो गया 2002 के अंदर में, वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होने के कारण वो आइस ब्रेकिंग हो गया। और ये पॉसिबिलिटी लगने लगी कि जैसे फिश के अंदर में, रेप्टाइल्स के अंदर में, या लोअर स्पीशीज़ के अंदर में जैसे होता है वर्जिन बर्थ होता है जिसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं या वर्जिनल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो पॉसिबिलिटी मैमल्स के अंदर में यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। और इस कारण से एक चांस फाइंडिंग और हुई, और एक एस्टेब्लिश्ड लैब रिसर्च भी हुई। कोगिया का नाम आपने सुना होगा, जिसके अंदर में अखबारों के अंदर में 2002-03 के अंदर में एक आर्टिकल आया था पितृत्व पर संकट। उसके अंदर में ये था कि एक चुहिया जो कि मैमल है, उसको जापान के अंदर में वैज्ञानिकों ने 2 मदर के DNA से डिराइव करके बनाया था लैब के अंदर में। मतलब उसमें पैटर्नल चेन नहीं थी, दोनों चेन जो होती हैं गैमेट्स की वो मैटरनल थी। और इस कारण से ये जो जब एग्जीक्यूट हो गया तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि ह्यूमन बींग्स में कहीं पर ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हम बहुत बड़ा व्यू तो देख रहे हैं, लेकिन हम वो एक छोटा सा व्यू नहीं देख रहे हैं, और जहाँ पर ये छोटा सा एग्जीक्यूट हो रहा है को हमको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक चांस फाइंडिंग और हो गई टिटबिट हैमरहेड शार्क, जो कि मैमल ग्रुप में आती है, और उसकी एक स्टोरी 2005 के अंदर में एक्सप्लोर हुई। 2008 के अंदर में जाकर के वो कंक्लूड हुई, और उसके अंदर में बहुत इंटेंसिव रिसर्च हुई, क्लिनिकल रिसर्च हुई, जिसके अंदर में ये कंक्लूजन हुआ कि हैमरहेड शार्क्स के अंदर में वर्जिन बर्थ्स, वर्जिनल रिप्रोडक्शन, सिंगल मदरहुडनेस ये बहुत कॉमन है, कॉमनली नेचुरली अकरेंस होती है। मतलब एक सिंगल फीमेल हैमरहेड शार्क अपने आप में कंसीव कर सकती है और बच्चे को जन्म दे सकती है। 2008 के अंदर में जब ये कंक्लूड हुआ, पैरेलल रिसर्च उस समय में हमारे यहाँ पर जो चल रही थी स्टेम सेल्स के हार्वेस्टिंग के अंदर में, और आप लोग उसको कॉमनली जो सुनते आए हो, समझते आए हो, अखबारों में आता रहा है, वो आया है क्लोनिंग से रिलेटेड। ये क्लोनिंग पे रिसर्च चल रही है। अभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम अपने ही जैसा कोई किसी और व्यक्ति को डेवलप कर लें और हमारे लिए लाइफ इटर्नल हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कई बार पब्लिक मीडिया में आती रही है। तो इसके अंदर में ये सही है कि कई रिसर्चर्स ने इस पार्थेनोजेनेसिस की पॉसिबिलिटी को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, और कई तरह के परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस उन्होंने गैमेट्स के साथ में किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें उनको पार्थेनोजेनेटिक अकरेंसेस मिली हैं। उसमें ऐसे एम्ब्रियोज उन्होंने डेवलप किए जिनके DNA सैंपल्स एग्जैक्टली मदर के रेप्लिकेटेड हैं, और फादर का DNA उसमें है ही नहीं। तो उसके बाद में
और भी ज़्यादा डाउटफुल हो गया कि जिस डीएनए पैटर्निटी टेस्ट को हम कंक्लूसिव एविडेंस मानते थे वो कितना कंक्लूसिव है, उसके अंदर में जब तक हम ये स्पेसिफिक कंडीशंस को नहीं अप्लाई करें तब तक हमको वो केस जो एग्जैक्टली जो लॉ के अंदर में जो डिसीजन के लिए आया हुआ है, लीगल इम्प्लीकेशंस के लिए आया है, और इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत स्टर्न इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, किस किस तरह के केस होते हैं। मदर के ऊपर में चार्जेस लगता है एडल्ट्री का, कितना सीरियस और सीवियर चार्जेस है जस्ट बिकॉज की पैटर्निटी उसके बच्चे की चैलेंज है इसलिए। और अगर वो जो पैटर्निटी टेस्ट है वही अगर डाउटफुल था तो इस तरह का सीरियस चार्जेस सोचना भी हम समझते हैं इनजस्टिस है। और उसके बाद में सेकंड केस हो सकता है इमिग्रेशन केसेस के अंदर में, जब इंटरनेशनल मैरिजेस होती हैं तो एक नेशन से दूसरे नेशन की तरफ जब मूव करना होता है बच्चों को या उनकी वाइफ को, बच्चों की मदर को, तब भी डीएनए टेस्टिंग होती है, पैटर्निटी टेस्ट होते हैं। बाई चांस वहाँ पर भी अगर फेलियर हो गया और वहाँ पर भी अगर ये नहीं पता हो कि ये टेस्ट बिकॉज ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस के कारण हुआ है या जो भी जेनेटिक प्रोसेस जेनेसिस का उस बच्चे के साथ में रहा है उसको अगर एक्सप्लोर नहीं किया गया अच्छे से एग्जैक्टली साइंटिफिकली, तो फिर ये एक इनजस्टिस हो सकता है उसके अंदर में। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि ये जो लैब्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, और जो उसके ऊपर में काम करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों के तीनों जब सैंपल लिए जाते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए तो वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा यहाँ पर है एक कंट्री में, वहाँ की लैब का पहले टेस्ट रिपोर्ट निकाला, फादर जो दूसरी कंट्री में है एज्यूम्ड फादर, वो दूसरी लैब से अपना डीएनए टेस्ट फिंगरप्रिंट निकाल रहे हैं और मदर कहीं तीसरी जगह से निकाल रही हैं, तो बहुत कुछ चांसेस हैं उसके अंदर में कि वो बायोलॉजिकल फादर होते हुए में भी हो सकता है पैटर्निटी चैलेंज हो जाए। एज्यूम्ड फादर बायोलॉजिकल फादर होते हुए में भी पॉसिबिलिटी है कि पैटर्निटी चैलेंज्ड हो जाए। इसलिए तीनों का कंकरेंट एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के द्वारा सैम्पलिंग लेकर के एक ही मशीन पर एक ही टेक्नीशियन के द्वारा प्रोसेसिंग होना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि हुई है या नहीं हुई है। अगर चैलेंज हो गया है तो उसके बाद में एक और केस हो सकता है, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर में शेयर किए हुए हैं उस हिसाब से। अभी आ रहा है कानून, एक नया सुन रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने वाला है। 2 बच्चों के बाद में अगर थर्ड बेबी अगर हुआ तो हैवी पनिशमेंट्स हैं। जब भी पनिशमेंट देने की बात आती है लेजिस्लेशन के अंदर में, बहुत सोच समझ करके कानून हमको बनाने चाहिए और सारी पॉसिबिलिटीज़ को उसके अंदर में देखना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि जो हमारे सामने जैसे केसेस आए हैं कि फैमिली प्लानिंग उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कपल ने 2 बच्चों के बाद में, और देर इज़ ए थर्ड कंसेप्शन हो गया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टरों ने उसको प्रोसीजर को फेलियर मान लिया और शासन ने उनको जो मदद देनी चाहिए थी वो दे दी, वहाँ तक मामला ख़त्म हो जाता था। अब आ रही है पनिशमेंट की बात। जब तक हम ये ना मान लें कि जो चाइल्ड है, जो थर्ड बेबी है, वो पार्थेनेटिकली ट्रिगर्ड कंसीव्ड नहीं है, तब तक वो पनिशमेंट के कैसे अधिकारी होंगे? ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को ये टेस्टिंग या इस तरह का लेजिस्लेशन के अंदर में इस तरह की टेस्टिंग की गाइडलाइंस को हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मदरलेस डीएनए टेस्ट को ही एबोलिश करा देना चाहिए। दूसरा ट्रायोडेस्ट टेस्ट जो होता है डीएनए टेस्ट, उसको एम्फेसिस करना चाहिए, उसी के ऊपर में जोर देना चाहिए। और ट्रायो डीएनए टेस्ट के अंदर में जब पैटर्निटी चैलेंज दिख रही हो तो उसको डिक्लेयर करने से पहले एक और टेस्ट करना चाहिए जिसको कहते हैं कि पार्थेनेटिक है या फिर मदर भी एज्यूम्ड है, बायोलॉजिकल मदर नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस क्या हो जाता है, जब आपको ये सामने आती है दोनों चीज़ें नहीं हैं, पार्थेनोजेनेटिक भी नहीं है, मदर बायोलॉजिकल मदर है, और फादर की पैटर्निटी
प्रूवन नहीं हो रही है इस टेस्ट के अंदर में। ये केस हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर जो केसेस होते हैं इस तरह के, वो केस स्टडी, केस की रिसर्च करनी पड़ेगी उसके अंदर में। उसके अंदर में भी कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो पर्टिकुलर उस केस की डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक ऐसा केस हमको याद आता है, रेप विक्टिम। उन्होंने चार्जेस लगाए कि जो एलिज्ड चाइल्ड है दैट इज़ एन आउटकम ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज़ डन रेप ऑन टू द विक्टिम। इसके अंदर में अभियुक्त जो है वो डिनाइल मोड में है, वो ये कह रहा है ये बच्चा मेरा नहीं है। ठीक है, टेस्टिंग हुई, डीएनए टेस्ट के अंदर में चैलेंज हो गया, बच्चे की पैटर्निटी प्रूवन नहीं हुई, अभियुक्त को छोड़ दिया गया। अब इसके अंदर में ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ ये तो प्रूवन है कि मदर तो बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन बेबी जो है वो बायोलॉजिकली कनेक्ट नहीं है, जिसको वो अभियुक्त ठहरा रही है, जिसके ऊपर में वो चार्जेस रेप के लगा रही है, तो वो वहाँ पर प्रूव नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डीएनए टेस्ट। ये भी बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। इन केसेस की भी इंडिविजुअली आपको बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, और उसके अंदर में भी जो पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की, ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस की, वो पहले रूल आउट करनी पड़ेगी। अगर वो रूल आउट हो गई कि नहीं यहाँ पर नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस नहीं है, एंड बेबी जो है, बॉय जो है, उसकी बॉय या गर्ल जो भी चाइल्ड है, उसकी डीएनए के अंदर में देयर इज सम एडल्ट्रेशन ऑफ डीएनए, मदर के डीएनए के साथ में उसमें कोई ना कोई एडल्ट्रेशन है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल फादर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, ये एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन हो सकता है, और बहुत ही इंट्रिकेसीज हैं उसके अंदर में। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड जो है, नॉलेज जो है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होना चाहिए, प्लस वो जो केस है उसकी भी पूरी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, उसकी सारी सर्कमस्टेंसेस आपके सामने होनी चाहिए, तब जा कर के आप कंक्लूड कर सकते हो कि इसमें ये चार्जेस फॉल्स हैं या वैलिड हैं इसके अंदर में। तो इस तरह के केसेस भी आ सकते हैं। एक केस मेरे को और याद आ रहा है, सीडीए का केस है, गर्ल्स हॉस्टल, जिसके अंदर में छोटी बच्चियां जो हैं वो फुल कस्टडी के अंदर में, सुपरविज़न के अंदर में, वार्डन की सुपरविज़न में 24/7 रूम में साथ में, सबके साथ में रहते हुए में, और उनकी जो स्थिति, उस कंडीशंस में रहते हुए, सबके सामने रहते हुए में, ये हो गया, शी बिकेम सिंगल मदर, शी गेव बर्थ टू ए लाइव बेबी। और उसके अंदर में क्वेश्चंस हो गया कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, और जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उनके ऊपर में, यहाँ तक कि उनको जो बच्चों को सुपरवाइज करते हैं जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके ऊपर में ये क्वेश्चन आ गया कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि इसके अंदर में जब आप सब लोग लॉ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि कुछ एमटीपी लॉज भी हैं, तो इसमें वो प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, एमटीपी क्यों नहीं हुआ वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस या वर्जिनल रिप्रोडक्शन के अंदर में ये बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही साइलेंट होता है। जैसे साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता, असिम्टोमेटिक होती है, उसी तरह से ये भी कंसेप्शन असिम्टोमेटिक होती है। इसमें कोई भी बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो आज की तारीख में, जो इस समय की जो प्रोसेस है कोइटोजेनेसिस है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर में नहीं आते हैं, इसलिए इसको टर्मिनेट करने का भी मौका नहीं मिलता है, और अल्टीमेटली द प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फुल्ली। और लास्ट मोमेंट पे जा कर के पता लगता है, जस्ट बिफोर द लेबर, या इवन लेबर तक भी नहीं पता लगता। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए कि इतने एक्सपर्ट मेडिकल कम्युनिटी के रहते हुए, इतने एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इट हैज़ हैपेंड। तो ये एक और जहाँ पर आपको वहाँ पर सेव करना है क्लाइंट को कि उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर में, उसकी सर्विस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर में क्वेश्चन हो रहा है। सीडीए रूल्स जहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ सीधा सीधा देखा जाए तो
इस तरह के जो सीरियस चार्जेस होते हैं सीधी नौकरी चली जाती है। तो वहाँ पर भी अगर ये टेस्ट नहीं किया गया पार्थेनोजेनेसिस का और ये प्रूव नहीं हुआ कि ये पार्थेनोजेनेटिक बेबी का एग्जीक्यूशन हुआ है, तब तक आप उस केस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे उन सब सिचुएशंस के अंदर में। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। जहाँ डिस्प्यूट है, जहाँ लीगल एक्शन है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम चैलेंज करें उससे पहले हमको क्या करना चाहिए? चैलेंज करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कुछ भी चीज़ को, तो पहले अपने आप को खुद को बहुत श्योर हो जाना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक जो इस तरह की डीएनए इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, और बहुत कम ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, लैब्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, टेक्नीशियंस भी बहुत मिलेंगे, और इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है ट्रेनिंग लेने में। लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए आपको एक प्रॉपर लैब, डीएनए लैब के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा, और वहाँ पर वो पॉसिबिलिटी को वो पहले एक्सप्लोर करेंगे। अगर वो रिज़ल्ट दे देते हैं आपको कि यस ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अंदर में चांस है कि हम अगर इस केस को आगे प्ली करें, अगर हम इसको चैलेंज करें, तो ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पे हम इस केस के अंदर में नई डायमेंशंस को पुटअप कर सकते हैं। या फिर जब ये टेस्ट होने जा रहा है, जब मान लो ये केस अभी ऑनगोइंग है और अभी ये डीएनए टेस्ट होने जा रहा है, तभी आप उसके अंदर में ये कंडीशंस डाल दीजिए कि इस केस के अंदर में ट्रायो डीएनए टेस्ट ज़रूर होगा, और अगर पैटर्निटी चैलेंज आती है तो पहले डिक्लेयर करने के पहले उसको पार्थेनोजेनेटिक एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है इसको पहले चेक करना होगा। मदर उसके अंदर में बायोलॉजिकल मदर, एज्यूम्ड मदर दोनों सेम है या अलग अलग है, इसको पहले, ताकि केस उस लेवल पे जाए नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस पे आए ही नहीं, उससे पहले ही वो चैलेंज हो जाए। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस आप लॉ के अंदर में बहुत डिटेल के अंदर में कर सकते हैं। चाहें तो आप आरटीआई करके देख लीजिए, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, आपको कैसे ये केसेस मिलेंगे आपके सामने आएंगे। करीब 5 साल पहले जब मैंने इसको एक पीएचडी के रूप में, रिसर्च के रूप में मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। आईआईटी दिल्ली से हम आए थे, उसके बाद में एमटेक करने के बाद में, तो मैंने 2-3 कॉलेज के अंदर में, यूनिवर्सिटीज़ में इसका प्रपोज़ल दिया था। तो उस समय में जो सर्वे था हमारे पास में, जिसके बेसिस पे रिसर्च प्लान किया था हमने, तो उसमें ये सर्वे ये था कि 10 लाख की पॉपुलेशन जहाँ पर है, अमूमन एक सिटी होता है जहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन आप एक डिस्ट्रिक्ट की ले सकते हो एवरेज, और वहाँ पर कोई एक आजकल डीएनए लैब, तो फॉरेंसिक्स लैब जगह जगह पे हो गई हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती ही होती है। तो उस लैब के अंदर में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उतनी पॉपुलेशन के अंदर में जो 1 मिलियन है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, साल में एक केस ऐसा ज़रूर आता है जो कि पैटर्निटी चैलेंज का होता है। अब आप अनुमान लगाइए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को लीजिए, काउंट करिए, और सोचिए कि वर्ल्ड के पूरे विश्व के अंदर में कितने ऐसे चैलेंजेस आते होंगे जो कि पैटर्निटी चैलेंज केसेस होंगे। अब उनके अंदर में आप ये अगर जाएंगे पूछने कि इसमें मदरलेस डीएनए टेस्ट कितने हुए या ट्रायो डीएनए टेस्ट कितने हुए, आपको फिगर मिल जाएगा। मोस्टली आप देखेंगे मदरलेस डीएनए टेस्ट होते हैं। उसके बाद में फिर आप ये, जहाँ ट्रायो डीएनए टेस्ट है वहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि इनमें आपने मदर का रिलेशनशिप आपने एक्सप्लोर किया कि नहीं किया, कि वो बायोलॉजिकल मदर है या वो भी एज्यूम्ड मदर है, वो भी आपको फिगर और उसकी परसेंटेज फिर कम मिलेगी। फिर मान लो उसके अंदर में अगर आपको मिल गया कि ये बायोलॉजिकल मदर है, फिर आप पूछिए एक क्वेश्चन उसके अंदर में कि इसके अंदर में कितने लैब ने एक्सप्लोर किया कि इसमें नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, आपको फिगर हो सकता है 0 आ जाए, मतलब नोबडी इज एक्सप्लोरिंग। ठीक है ना? तो इतना हमारा ये प्रोसेस का ही अपना एक लूप होल है जिसके बेसिस पे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर में और एक्सप्लोर करने की जो चीज़ें हो सकती हैं, वैसे तो फील्ड्स बहुत सारे हैं। क्राइम सीन होता है, क्राइम सीन के अंदर में एक बहुत ही फेमस मूवी हमको याद आती है,
एक रुका हुआ फैसला 1986 में आई थी दूरदर्शन पे। और मैं समझता हूँ हम जिस पोर्टल पे हैं लॉ कॉलेज के, आप सब लॉयर्स हैं तो ज़रूर आपने वो पिक्चर ज़रूर देखी होगी, वो मूवी ज़रूर देखी होगी। वो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लॉ के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो। 12 मेंबर होते हैं जूरी के, और चार्जेस होते हैं उसके ऊपर में मर्डर के, एक्यूज्ड के ऊपर में, और डिसाइड करना होता है कि इसको फांसी दी जाए या ना दी जाए। और 1:11, मतलब 12 में से सिर्फ एक व्यक्ति जो होता है वो एग्रीड नहीं होता, बाकी सब के सब कन्विंस्ड होते हैं कि यस, इन्होंने जो चार्जेस प्रूव किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और ये एक्यूज्ड जो है वो कन्विक्टेड है। वो पूरी रात का वो ड्रामा है, उसके अंदर में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर में एक्सप्लोर की गई हैं। उस केस पर्टिकुलर को उन्होंने बताया कितना इंटरेस्टिंग वो ड्रामा है कि वन बाई वन वो डाउट्स क्रिएट करते जाते हैं हर एक स्टेप के ऊपर में। जिस स्टेप से वो कंक्लूड हो रहा था कि वो मर्डर किया हुआ है, उस हर एक स्टेप के ऊपर में उनका डाउट क्रिएट होता जा रहा था। और उस पूरी मूवी के एंड में आप देखेंगे कि ऑल 12 जूरी मेंबर्स जो हैं उन्होंने एग्री कर लिया कि इसमें डाउटफुल है, और ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उसको एक्यूज्ड को मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो जहाँ डाउट्स होते हैं, जहाँ 100% श्योर नहीं हो, एक बाल जितना भी अगर कहते हैं कि बारीक सा भी जहाँ पर अंदाज़ा हो कि इसमें कुछ कमी है इस एविडेंस के अंदर में, तो लॉ हमारा ये कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी भी एक निरपराधी को, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होने देना है। और वास्तव में आज आप जो हमारे साथ में हैं, अगर आप लाइफ के अंदर में एक भी केस अगर ऐसा लेते हैं जो आज के हमारे और आपके डिस्कशन के अंदर में जा कर के वो चैलेंज हो गया, और उसके बाद में आपने उसको फिर से चैलेंज किया और इस्टेब्लिश कर दिया कि वो प्रोसेस गलत था, या इस तरह की चैलेंज होने से आपने रोक लिया, आपको पर्सनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन होगा। ये मैं आपको श्योर करता हूँ, आप करके देखिएगा उसके अंदर में, क्योंकि उसके जो आउटकम्स हैं या जो उसके इस टेस्ट की पैटर्निटी जब चैलेंज हो जाती है, उसके टेस्ट के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो इतने डिटरेंट होते हैं, वो कईयों की ज़िंदगी को हैवॉक कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। वैसे केसेस जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि अगर हम इसके अंदर में वास्तव में जस्टिस कर पाए, बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम लोग ला पाए उसके अंदर में, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। और ये टेस्ट के अंदर में ऐसे कई सारे डाउट्स हो सकते हैं। अभी भी ये रिसर्च चल रही है, क्लिनिकल लेवल पे अभी भी डीएनए की रिसर्चेस चल रही हैं। किस लेवल तक जा चुकी हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आगे कि जो होने वाला है। यहाँ तक कि सिंथेटिक गैमेट्स भी तैयार हो चुके हैं। कोरोना उसका एक एग्जाम्पल है। कैपेबिलिटी ऑफ साइंस को आप कोरोना के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक वायरस को तैयार किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके। तो ह्यूमन जीनोम को तैयार करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद में आजकल जो ARTs आ गई हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, आप ये देखेंगे कि आप परसेंटेज देखेंगे ARTs आज की तारीख में बढ़ती जा रही है, और उसके अंदर में ये काफ़ी चांस होता है, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। जिस तरह की पैटर्निटी जहाँ चैलेंज हो जाती है बाद में, उस तरह की पॉसिबिलिटी ARTs के अंदर में कई बार बन सकती है। एक एग्जांपल हम आपको इसके अंदर में थोड़ा सा बताएंगे। एक फीमेल बॉडी है, एक मेल बॉडी है, दोनों से आप गैमेट्स कलेक्ट करते जाइए लैब के अंदर में, और आप उनके कॉम्बिनेशंस, कई सारे परमुटेशंस, कई सारे कॉम्बिनेशंस उसमें पॉसिबल हैं। तो कई तरह की कॉम्बिनेशंस आप उसमें अप्लाई करिए, आप देखेंगे कि सेम बॉडी है, दोनों गैमेट्स की जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन अलग अलग गैमेट्स के कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे उसके अंदर में ब्लास्टोसिस्ट होकर के और जो
एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आएंगे, जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आएंगे। उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में हर एक के अंदर में, जितने भी आपने तैयार किए हैं एम्ब्रियोज, हर एक के अंदर में डीएनए का एक अलग ही पैटर्न मिलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ये कंट्रोल होता है सिर्फ और सिर्फ नेचर के द्वारा। जहाँ नेचर कंट्रोल करती है म्यूटेशन प्रोसेस को, और वो क्या रिजल्ट देगी, क्या आउटकम देगी, कैन मैनिपुलेट। अभी तक ऐसा नॉलेज है, इसके हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है वो मैनिपुलेशन भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो चीज़ इन विट्रो हो सकती है, मतलब जो लैब में हो सकता है, वो इन वीवो क्यों नहीं हो सकता है, वो एक फीमेल बॉडी में क्यों नहीं हो सकता है। अभी जो एक्सप्लोर हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे एक्सप्लोर हो रही है, ह्यूमन एनाटॉमी अभी एक्सप्लोर हो रही है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के अंदर में, फीमेल बॉडी में भी लोगों को जानना बाकी है। अभी तो यहाँ तक भी मेरे को किसी ने कहा कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो भी फीमेल बॉडी में, वेस्टिबल्स में बन सकता है। किसी रिसर्चर ने इस तरह के व्यू दिए हैं। अब ये पब्लिकेशन में कब आएंगे, कब तक वो जनरल नॉलेज में इंटीग्रेट होंगे, कब तक इस दुनिया को पता लगेंगे, कब तक ज्यूरी को पता लगेंगे, कब तक जस्टिस जो हमारा सिस्टम कब जाएगा, कब तक लेजिस्लेशन में आएगा, इसका पता नहीं। लेकिन ये चीज़ जो कि आज की तारीख में ये पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, इसका मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर में ये एग्जीक्यूशन हुआ होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। 2013 के अंदर में 7,870 सैम्पल्स मदर्स के जिनकी बेबी हैं, उनको एक स्टडी के अंदर में लिया था उन्होंने। ब्रिटिश मेडिकल ऑफ जर्नल के अंदर में ये पब्लिश हुआ, और इसी के साथ में हम ये डिस्कशन अब समाप्त भी करेंगे, और इसी रिसर्च को बताने के बाद में कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जिसका लिंक हमने अभी यहाँ पर शेयर भी किया है, तो उसके अंदर में फिर से आप देखिए संख्या कितनी है, 7,870 उन्होंने केसेस को स्टडी किया। उसके अंदर में 45 मदर्स ने ये एडमिट किया हुआ है कि जो उनके बेबी हैं वो न तो ART से हुए, न एक नॉर्मल जो नॉन प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे हुए हैं। उनकी जो बेबी की कंसेप्ट, और वो लिविंग बेबीज़ हैं, तो वो लिविंग बेबीज़ की जो आउटकम है वो उनके हिसाब से अनएक्सप्लेनेबल है। और उन सबको एक कैटेगराइज में हम उसको वर्जिनल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या वर्जिन बर्थ कह सकते हैं, या नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं, उस कैटेगरी में उसको रखा। अब आप देखेंगे कि उसकी परसेंटेज कितनी है, 200 में 1, क्योंकि 45 केसेस थे और टोटल केसेस थे 7,870। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 200 मदर्स में से एक, 1 आउट ऑफ 200 मदर वर्जिन बर्थ, BMJ, आप अभी गूगल में डालिए, आपको वो रिसर्च पेपर सामने आ जाएगा, जो कि 2013 के अंदर में पब्लिश हो चुका है। मतलब वो स्टडी कितनी पहले से चल रही होगी। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है, लिविंग बेबीज़ हैं जिनके अंदर में फादर के DNA के होने के चांसेस, पैटर्निटी चैलेंज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। 200 में 1 इतना कॉमन परसेंटेज है। आप ये सोच लीजिए, अगर ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 2 बच्चे अगर लेके चले हैं, तो 100 फैमिली के अंदर में एक फैमिली तो ऐसी है जहाँ पर ये डिस्प्यूट आना ही आना है। और हमारी जो स्टडी है वो तो ये परसेंटेज और बढ़ता हुआ देख रही है। कई सारे केसेस के अंदर में हमको लग रहा है कि और भी ज़्यादा हो सकता है। और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, पैटर्निटी चैलेंज्ड केसेस जो आ रहे हैं, 10 लाख पॉपुलेशन में हर साल एक केस जब आ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये केसेस और बढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है हमको आज की तारीख में समझना, जानना कि इस तरह के केसेस जब चैलेंज्ड पैटर्निटी के जो केसेस हैं उनको फिर से कैसे चैलेंज किया जाए, यानी हम उसको डिफेंड कैसे करें, डिफेंस में कैसे लाएं उस एलिज्ड चाइल्ड, और जो मदर हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल मदर हैं चाहे एज्यूम्ड मदर है, उन दोनों के लीगल राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर हम वो प्रोटेक्ट कर पाए आज के इस डिस्कशन के बाद में, और अगर हम लेजिस्लेशन के अंदर में कुछ चीज़ों को चेंज करा सके, ख़ास तौर से ये मदरलेस DNA टेस्ट को बंद करा सके, तो हम समझते हैं आज हमने जो ये डिस्कशन किया
SBS कॉलेज ऑफ लॉ के इस फेसबुक लाइव डिस्कशन में। तो मैं समझता हूँ मैं आशुतोष अरोड़ा फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो बाद में आए हैं उनको, कि मैं आशुतोष अरोड़ा, क्लिनिकल मेडिको लीगल रिसर्चर, IIT दिल्ली एलुमनी, और हमारा जो शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इस प्रोग्राम को लाइव कराने के अंदर में मददगार हैं, और ख़ास तौर से जिनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर, जिनको हम रुपेश चौधरी सर बोलते हैं। तो उनका ये जो एफ़र्ट है, हम सब की टीम का जो ये एफर्ट जो रहा है आज का डिस्कशन आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का, हम सब का ये एफ़र्ट, हमारा ये प्रयास सफल होगा अगर आप में से एक भी अगर हमको ये कहे कि यस, आफ्टर दिस डिस्कशन हमने एक बच्चे की, एक माता की लीगल राइट्स को रिस्टोर करवाया है। तो इसी डिस्कशन के साथ में यहीं पे विराम देते हुए आपसे नमस्कार करते हुए और शुक्रिया करते हुए आप सबको इस प्रोग्राम को सुनने का, और फिर से हम इसके और जो सेशंस हैं जो बहुत डेप्थ में हो सकते हैं, कल एक दो केस मेरे पास में जब मैं इंट्रोडक्शन दिया था तो कुछ मोबाइल पे आए थे, तो उसको मैं वहाँ पर तो बता दिया हूँ, यहाँ पर मैं अभी नहीं लिया हूँ क्योंकि इनके अंदर में केस की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए रियल जो केसेस हैं उसको अगर हम अलग से डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन जनरल, इन प्रिंसिपल आपको 3 स्टेप समझ में आ गई होंगी कि हमको क्या करना है इस तरह के केस को चैलेंज करने के लिए। सबसे पहले हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि चैलेंज जो हुआ है पैटर्निटी चैलेंज केस, उसके अंदर में ट्रायो टेस्ट हुआ था या मदरलेस DNA टेस्ट हुआ था, इसको पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर ट्रायो हुआ है तो क्या जो मदर का जो DNA है वो भी चैलेंज है, मतलब वो भी एज्यूम्ड मदर है, बायोलॉजिकल मदर नहीं है। इसका मतलब तो जो एलिज्ड चाइल्ड है वो ना इस मदर का और ना इस फादर का, मतलब जो एज्यूम्ड मदर और एज्यूम्ड फादर हैं दोनों से ही बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में नहीं है। सो समथिंग एल्स हैज़ हैपेंड। तो वो चीज़ फिर फर्दर एक इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया बनेगा, और उसके अंदर में मदर के ऊपर में ये चार्जेस नहीं लगाए जा सकते कि वो एडल्ट्री की कल्प्रिट है। उसके बाद में फिर आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे कि पार्थेनोजेनेसिस, मतलब ये अगर प्रूव हो गया ट्रायो DNA टेस्ट के अंदर में कि मदर तो बायोलॉजिकल मदर है लेकिन जो अज्यूम्ड फादर है वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप उसको ये भी एग्जामिन कराइए उसी DNA टेस्ट के अंदर में। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप लीगल प्रोसेस को आप अडॉप्ट करें और उसके लिए कोई रिक्वेस्ट करें। आप किसी भी लैब में मदर के और बच्चे के सैंपल को ले करके आप उसके अंदर में पूछ लीजिए कि ये पार्थेनोजेनेटिक रिलेशनशिप है या नहीं। और अगर लैब वाले नहीं समझते हैं तो मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूँ। आप इनको ये बोल दीजिए ये 2 सैंपल हैं और इन दोनों के अंदर में मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने का रिलेशनशिप है कि नहीं, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनके DNA एग्जैक्टली मैचिंग होते हैं। तो इस केस के अंदर में जहाँ पर नेचुरल ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस होगा वहाँ पर मदर के और के जीन्स एग्जैक्टली मैचिंग होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये भी देखनी ज़रूरी है कि स्किन का और ब्लड का DNA डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अगर कोई एक चैलेंज अगर आ गया तो दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट के सैंपल से भी एग्जामिनेशन करा करके देख लीजिए। काफ़ी कुछ चांसेस हैं वहाँ पर भी रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक अवे ले सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पैटर्निटी चैलेंज केस के अंदर में अगर हम डिफेंस साइड में हैं तो हम अभी भी मार्जिन है हमारे पास में कि हम उस केस को फिर से पुटअप करें और डिबेट करें। थैंक यू। अच्छा, एक बात ये किसी ने पूछा था कि पुराने जो केसेस हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं क्या हम उनको रीओपन कर सकते हैं, क्या रिवर्टेबल है या नहीं। तो बिल्कुल ये रिवर्टेबल है अगर आपने अच्छा होमवर्क कर लिया है, अगर वास्तव में बहुत अच्छी आपने इन्वेस्टिगेशंस करा रखी हैं, इन्वेस्टिगेशंस की रिलायबिलिटी अगर आपके पास में है, और अगर आप कन्विंस कर सकते हैं जुडिशियल सिस्टम को कि यस जो पहले डिसीजन हो चुका है वो उसके अंदर में ये फैक्ट्स मिसिंग थे और ये नए फैक्ट्स हैं, भले ही कितना ही टाइम लेंथ निकल गया हो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और उस बेसिस के ऊपर में आप किसी भी पुराने डिसाइडेड केस को फिर से चैलेंज कर सकते हैं, रीओपन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार, ओम शांति, शुक्रिया, जय हिंद।